हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में हम करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की नॉन कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है: सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। HUF हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, उसके सिर्फ कॉन्सेप्ट और फीचर्स करने पहले हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कर लेते हैं। तो क्योंकि उन तीनों में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है तो वो तीनों नॉन कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अब जो हम नेक्स्ट 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस करने वाले हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनीज, वो दोनों ही सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर उनमें एग्जिस्ट होता है क्योंकि उन दोनों में ही रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है। तो बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जब नाम आता है तो शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा या नहीं होगा, तो सबसे रियल लाइफ जो डे टू डे यूज में जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसका नाम है अमूल। अमूल की जो फुल फॉर्म है वो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो अमूल जो है 1946 में स्टार्ट हुई थी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। मिल्क प्रोड्यूसर्स ने मिलकर, ये आनंद एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का नाम है, विलेज का नाम है, जहां पर लोगों ने मिलकर ये मिल्क प्रोडक्शन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करा था। NCERT में एक ब्लॉक में उसकी डिटेल्स दे रखी है, उसे पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। और जो अब इंडिया की जो लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो इफ्को है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए शुरू में ही कनेक्ट होने के लिए, और कोऑपरेटिव सोसाइटी पे आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, क्या इसके पीछे मोटिवेशन था, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बच्चों आप प्रोजेक्ट वर्क भी बना सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं एक्चुअली कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड व्हाट आर द फीचर्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। Cooperative organization is a society which is having its objectives for the promotion of the economic interest of its members in accordance with the cooperative principles। ये डेफिनेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के हिसाब से दे रखी है, जिसमें बताया गया है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, अपने मेंबर्स के इकोनॉमिक और अदर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उन प्रिंसिपल्स को बेस बनाकर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज गवर्न होती हैं। लेकिन इनका मेन मोटिव क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। एक और डेफिनेशन देखिए, इट इज द वॉलंटरी एसोसिएशन of persons who join together with the objective of welfare of its members। सबसे पहले तो वॉलंटरी एसोसिएशन मैंने इसलिए अंडरलाइन कर दिया कि ये एक वॉलंटरी मेंबरशिप इसमें फीचर होता है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। who join together, क्यों वो सब लोग मिलकर इकट्ठा होते हैं, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स, ताकि उनके मेंबर्स का वेलफेयर हो सके। बच्चों, इसमें एक चीज और समझने की है बिल्कुल शुरू में ही, कि जब लोग डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या डिवाइडेड होते हैं तो उनको एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान होता है। तो जो लोग लिमिटेड मींस जिनके पास होते हैं, तो जब वो उन लिमिटेड मींस से बिजनेस करते हैं, खासतौर से जो फार्मर्स हैं या जो रूरल एरियाज में कुछ छोटे बिजनेस करते हैं, उसमें पहले क्या देखा जाता था कि लिमिटेड मींस की वजह से वो एक्सप्लॉइट होते थे, उनको अच्छी मार्केट्स नहीं मिलती थी। तो इसीलिए शुरू में उन्होंने क्या करना शुरू करा कि 4-5 लोग, 10 लोग मिलकर उन्होंने एक पूल बनाया ऑफ द मेंबर्स, ताकि वो सारे लिमिटेड मींस को इकट्ठा करके लार्ज फंड्स इकट्ठा कर लें और वो फिर मिलकर जो है वो बिजनेस करें, ताकि अपने मेंबर्स को एक्सप्लॉइटेशन से बचा सकें। तो अभी हम आगे जब फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग एरियाज के लोग जो अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं और एक एसोसिएशन बना लेते हैं। दैट टाइप ऑफ एन एसोसिएशन इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हमेशा से हमें ये ध्यान में रखना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, मेनली उसका मोटिव फॉर्मेशन का क्या है, वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी। तो इसके फीचर्स देख लेते हैं बच्चों। ये मैंने यहाँ पर फीचर्स लिखे हैं: वॉलेंट्री मेंबरशिप, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन,
मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, लायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और मोटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मेंबरशिप के बारे में ऊपर ही आपने देख लिया कि वॉलंटरी मेंबरशिप के 10 लोग इसमें चाहिए होते हैं, सिर्फ 10 लोग मिलकर ये सोसाइटी स्टार्ट कर सकते हैं। दे आर फ्री टू ज्वाइन एंड लीव एनी टाइम। और मेंबरशिप में मेल फीमेल कोई भी कास्ट, रिलीजन, रीजन, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। एनीबडी इज फ्री टू ज्वाइन एंड एनीबडी इज फ्री टू लीव ऑल्सो। तो ये एक वॉलंटरी मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और जिसमें मिनिमम 10 लोग चाहिए होते हैं। मैक्सिमम के बारे में बहुत क्लैरिफिकेशन नहीं है, बुक में भी कहीं कहीं दे रखा है कि 300 लोग होते हैं, बट अदरवाइज ये माना जाता है कि मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो मेंबरशिप सबसे इंपॉर्टेंट, इसके साथ जो कीवर्ड है वो है वॉलंटरी। रजिस्ट्रेशन की जहां बात करते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बिना रजिस्ट्रेशन के फॉर्म नहीं हो सकती। अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो सबसे पहले 1912 में बना था, उसमें थोड़े थोड़े अमेंडमेंट्स होते रहते हैं और इसी वजह से इसकी जो स्टेटस है, लीगल स्टेटस है, वो है सेपरेट लीगल एंटिटी का। फिर उसके बाद इसकी मैनेजमेंट और कंट्रोल कौन करता है, इसको कौन मैनेज करता है, कौन कंट्रोल करता है। अब देखिए इतने सारे मेंबर्स होते हैं बच्चों, तो सब लोग तो मेंबर्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं कि अपना एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेते हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स चूज कर लेते हैं। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चूज होकर एक ग्रुप बनता है उसको कहते हैं मैनेजमेंट कमिटी। और वो मैनेजमेंट कमेटी जो है उस सोसाइटी को मैनेज करती है और उसके अफेयर्स को कंट्रोल करती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे रन करती है। तो जिस तरह से इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेसी में और लोग इलेक्ट होकर के उसके मेंबर बनते हैं, तो बिल्कुल सेम इसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शंस होते हैं और जो लोग वो इलेक्शंस जीत जाते हैं वो उसके मेंबर बन जाते हैं मैनेजिंग कमेटी के, जो उसको गवर्न करेगी या उसको कंट्रोल करेगी या मैनेज करेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हु मैनेजेस एंड कंट्रोल द कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो यू विल आंसर द मैनेजिंग कमिटी दैट इज फॉर्म्ड with the help of the elected representatives of the members of the cooperative society। फिर उसके बाद बच्चों लायबिलिटी की बात करते हैं। हमने देखा था सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है कि अगर बिजनेस के एसेट्स कम पड़ जाएं तो पर्सनल एसेट्स जो सोल ट्रेडर या पार्टनर्स के इस्तेमाल किए जाते हैं टू पे द लायबिलिटीज। लेकिन यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जितना मेंबर्स ने कैपिटल लगा रखा है बिजनेस में उसी एक्सटेंट तक वो लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी एसेट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते टू पे द डेट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर उसके बाद जो मोटिव होता है बच्चों यहाँ पर वो सर्विस एंड वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स होता है। प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं होता, हालांकि प्रॉफिट भी अर्न हो सकते हैं, लेकिन द सोसाइटी इज फॉर्म नॉट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट, इट इज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स। उनके किसी भी तरह के इंटरेस्ट हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, सोशल इंटरेस्ट हो, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करना और उनको वेलफेयर देना, that is the main motive of the cooperative society। so motive is service motive, not the profit motive। तो इन्हीं फीचर्स में से बच्चों डेफिनेटली कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके बिजनेस में। तो देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं या क्या क्या लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ ईज ऑफ फॉर्मेशन का मैंने बेनिफिट लिखा है। ईज ऑफ फॉर्मेशन मतलब कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेकिन जैसे पार्टनरशिप में मैंने बताया था 4 ही स्टेप्स होते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है, इसी तरह रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी होता है, वहां जाके फॉर्म भरना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है। रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है एंड इशूज द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सिलेबस में नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, लेकिन बस इतना जान लेना आपके लिए जरूरी है कि आसानी से बहुत सिंपल प्रोसीजर से कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है। और इक्वल वोटिंग राइट, अभी हमने यहाँ पे देखा कि मैनेजिंग कमेटी कौन इलेक्ट करता है, मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं, लेकिन मेंबर्स के कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उनका वोटिंग राइट नहीं होता है। एवरी मेंबर हैज 1 वोट टू कास्ट। इसीलिए इस बेनिफिट को हम 1 मैन 1 वोट भी कहते हैं। इसको फीचर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं कि हर एक मेंबर के पास इक्वल वोटिंग राइट होता है। ये इसका बेनिफिट है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की बेसिस पे मेंबर्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल इसलिए है कि जब जो मेंबर्स है ना बच्चों, वो डायरेक्ट ओनर्स होते हैं किसी भी चीज के,
वो मिडिलमैन को एलिमिनेट कर देते हैं, और मिडिलमैन को एलिमिनेट करने से उनके कुछ जो एक्सपेंसेस हैं या जो कुछ कॉस्ट है वो सेव हो जाते हैं, और क्योंकि ओनर्स खुद ही उसके मेंबर्स हैं तो किसी भी तरह के चांसेस ऑफ बैड डेट्स कम होती हैं, इसीलिए इसको इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। लायबिलिटी लिमिटेड है, ये भी बेनिफिट है मेंबर्स के लिए कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो अटैच नहीं होती है टू पे द डेट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ, क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ड्रॉबैक माना जा सकता है क्योंकि उनके जो डेट्स हैं वो रिकवर होने में परेशानी होगी क्योंकि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। स्टेबल एंड कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्टेंस, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट सोसाइटी कंटिन्यूज फॉर एवर। क्योंकि ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है तो इसमें मेंबर्स के आने या जाने से वो और उसका बिजनेस अफेक्ट नहीं होता। जैसे सोल ट्रेडरशिप में बिजनेस बैडली अफेक्ट होता है सोल ट्रेडर की वजह से, या पार्टनरशिप में भी लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं, तो अगर उन पार्टनर्स में से कोई चला जाता है या नया पार्टनर आ जाता है तो नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं है, इसमें स्टेबल एंड कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्टेंस है। मेंबर्स के आने जाने से इसकी स्टेबिलिटी या कॉन्टिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट सपोर्ट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक एडवांटेज है। इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को गवर्नमेंट एड देती है, सब्सिडीज देती है, क्योंकि ये वेलफेयर का काम करते हैं तो गवर्नमेंट के सब्सिडीज या टैक्स एग्जेम्पशंस इस तरह की सोसाइटीज को मिलती हैं जो कि उनके लिए बेनिफिशियल होती हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं for the cooperative society and the business of the cooperative society। अब देख लेते हैं क्या क्या परेशानियां या लिमिटेशंस हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, अभी हमने देखा कि वही लोग मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं जिनके मींस लिमिटेड होते हैं, तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है इसमें बहुत ज्यादा नहीं होती है और बहुत प्रॉफिट अर्निंग मेन मोटिव भी नहीं है, तो जो कैपिटलिस्ट टाइप के लोग होते हैं वो इसमें पैसा नहीं लगाते हैं। लिमिटेड मींस वाले लोग ही जुड़कर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करते हैं, तो कैपिटल और अदर रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। लैक ऑफ सीक्रेसी, मैंने बताया आपको कि रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और सारे मेंबर्स को और जिन जिन से उन्होंने पैसा ले रखा होता है, जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोज करना भी कंपलसरी है। इसीलिए सीक्रेसी जैसे कि सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप में मेंटेन रहती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंटेन नहीं रह सकती है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, अभी हमने बताया कि जो मेंबर्स हैं उन्हीं के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उसको गवर्न, मैनेज और कंट्रोल करते हैं, तो वो MBAs या BBAs नहीं होते, उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्रीज नहीं होती है मैनेजमेंट की। जितनी उन्हें मैनेजमेंट आती है उसी कैपेबिलिटीज के हिसाब से वो मैनेज करते हैं। तो मैनेजमेंट जिस तरह से भी हम आगे पढ़ेंगे, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल एफिशिएंसीज होती हैं मैनेजर्स के पास, ऐसी कोई मैनेजरियल एफिशिएंसीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज में नहीं होती हैं। फिर उसके बाद हमने बेनिफिट्स में देखा कि गवर्नमेंट सपोर्ट है क्योंकि वो एग्जेम्पशंस दे रहे हैं, सब्सिडीज दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक ड्रॉबैक भी है क्योंकि जब गवर्नमेंट इस तरह का सपोर्ट देता है तो गवर्नमेंट का कंट्रोल भी रहता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी रहता है। तो गवर्नमेंट उनसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में और बहुत सारी क्वेरीज डालती रहती है कि वो उन फंड्स का या जो एग्जेम्पशंस उन्हें दे रखी है उनका मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट रूल्स जो हैं वो इनको मानने पड़ते हैं, जिस स्टेट की वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स, ये मानने पड़ते हैं। तो लॉट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है जो कि सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप में नहीं है। तो बहुत ही सिंपल इसके जो है वो फीचर्स हैं और उन फीचर्स की वजह से क्या क्या बेनिफिट्स और लिमिटेशंस हैं, दे आर नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो बच्चों आई होप कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस और जो एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और हर सोसाइटी का क्या क्या पर्पस होता है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ बच्चों कि जिस तरह के मैंने एग्जांपल्स दिए कि लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंडिया में कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हमारी लाइफ से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड और कोरिलेटेड है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है इस पर। तो आप अपनी टीचर्स से पूछ लीजिए और कोई हेल्प मेरे से चाहिए हो तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। So see you next time in the next video with the same topic. We'll continue cooperative society. Till then, goodbye.